हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह आपको बताना है। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। पहली बात तो किस में जुड़े हैं, समांतर में। जब समांतर में जुड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, जितने होते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन है तो हम तीन की बात करेंगे। 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू, एलसीएम आप लेंगे। ठीक है, तो 9, 4, 12 का आप एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, 4 प्लस 4 9 जा 36, 12 3 जा 36, 9 3 9 3 12 और 12 और 4 16/36, यानी 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। ये 1/r की वैल्यू थी ना, हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4 है ना, तभी वो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। 9/4 तो 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2.25, ऑप्शन 2.25 यानी 2.6, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा। आवेश यानी Q, आपको फॉर्मूला पता होगा, Q बराबर IT होता है। ठीक है, Q आपको निकालना है। I कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट को आप सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 60, 5 6 30, यानी 360, 300 सेकेंड आपके आ जाएंगे टोटल। ठीक, 300, 5 3 15, 2 0, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि आपके Q की वैल्यू कितनी आ गई, 150 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कूलम। नो, कूलम किसका होता है, आवेश का। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभवांतर का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एम्पियर धारा का। ओम रजिस्टर यानी प्रतिरोध का। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज है। यह आपको परिपथ गिवन है। ठीक है, इसमें बताना किसका प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको दिख रहा होगा धारा हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही और ये घड़ी के चलने की डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे पूछता किसका प्रवाह क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे धारा हो जाता। लेकिन आपको पता होगा धारा जो है, अगर धारा इधर को बह रही तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज किसकी डायरेक्शन होगी, किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध कौन बताता है, ये कौन सा नियम है, ओम का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन ए विद्युत रोधी, बी सुचालक, सी प्रतिरोध, डी कुचालक। तो बताइए किसका प्रतिरोध कम होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो विद्युत के सुचालक होंगे, यानी करंट उसमें ज्यादा पास होगी, प्रतिरोध कम होगा तो, है ना। नेक्स्ट, यदि विद्युत प्रसार Q और समय I दिया गया तो विद्युत धारा, अभी मैंने बताया था Q बराबर IT होता है। तो I का मान पूछा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, है ना, Q/T। तो Q/T देख लो कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसकी पीडीएफ आगे 2018 के ही आज हमें सॉल्व करने, ये जितने दिख रहे हैं ये सारे हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ से शुरू है हमारे 2018 के क्वेश्चंस। इसमें आपको केमिस्ट्री के ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपको फिजिक्स और बायो के एक साथ दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 32 फ़ारेनहाइट, अगर यहाँ पे केल्विन होता है तो 273 केल्विन, ठीक है। सेकेंड, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके, दाब बढ़ाकर, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। तो यहाँ पे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि क्या होती है? तो आपको पता होगा, इसकी किसकी डिफिनेशन है? गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए, तो यहाँ पे ये द्रवण की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात के होता है। तापमान के, लंबाई के, प्रतिरोधकता के, अनुप्रस्थ काट के, क्षेत्रफल के। तो आपको पता होगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो व्युत्क्रम अनुपात किसके है? A के। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जब ये साइन हटता है तो आपका क्या आ जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। पूछा जाए लंबाई बढ़ा दे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट बढ़ा दे तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन की पहचान करें ओम का नियम के अनुसार। तो ओम का नियम मैंने आपको पहले ही बताया, V बराबर IR होता है, तो ये सही है, ठीक है। V बाई I स्थिरांक, R क्या हमारा एक कांस्टेंट है, स्थिरांक, तो ये भी सही है, ठीक है। और जो वोल्टेज है बड़ी होगी I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो जाहिर सी बात है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हुआ, यानी यही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने बोला I बाई R जो है स्थिरांक होगा, बट ये गलत है, V बाई I इज इक्वल टू स्थिरांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, प्रतिरोध अप्रभावित रहेगा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। विद्युत धारा को दोगुना किया जा रहा है तो पूछा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो V बराबर IR, यानी R बराबर V बाई I, ठीक है। नेक्स्ट, ये R1 था, ठीक है। R2 हमारा इसने बोला है धारा को दोगुना कर दें, तो धारा को दोगुना कर दिया, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू 1/2 V बाई I की जगह हम R1 लिख सकते हैं, तो R2 क्या हो गया? पहले का आधा हो गया, है ना। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले का आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा संग्राहकों में डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, पैराबोलिक डिश कलेक्टर, लाइन फोकसिंग कलेक्टर या फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो सौर ऊर्जा संग्राहकों में ऑप्शन नंबर बी, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम क्षमता या दक्षता होती है, ठीक है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं का
परमाणु द्रव्यमान अलग है? कौन सा सही है ये पूछा है। नहीं, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान सेम होगा, है ना। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है? नहीं, विभाज्य कण है। परमाणु का विभाज्य नहीं नहीं नहीं, सॉरी, अविभाज्य कण है, सही है। परमाणु से छोटा थोड़ी कुछ होगा, है ना। नेक्स्ट, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है? अणु नहीं, परमाणु होता है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। भी गलत। डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट पूछा है सही। तो परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु क्रमांक होता है 20, तो उसका दुगना कर लीजिए यानी 40। ठीक है, अप्रॉक्स में आपको लिखना रहता है। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं विखंडन के, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। ऑक्सीजन के संबंध में पूछा है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे अधिकतम संयोजकता ऑक्सीजन के संबंध में हो सकती है 7। ठीक है, Cl2O7 बनेगा, O की 2 होती है, Cl की लास्ट में 7, तो अधिकतम पूछा है यानी Cl 7 हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्लोरीन की अपेक्षा हैलोजन की। ठीक है, हैलोजन का 2 8 7 लेते ये एक है -1। ठीक है, तो मिनिमम -1 हो सकती है, लेकिन अधिकतम ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। तो अधिकतम कितनी हो जाएगी? सही हो सकता है 7 हो जाएगी। ठीक है, वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है नाभिकीय बल। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको इसको कितने मोल है ये याद निकालना होगा। तो H2SO4 में मोलों की संख्या जो है, 1 मोल में इसके जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको ऐड करते हैं, यानी H का 1 होता है, 2 है तो 2। सल्फर का 16 होता है, 16 दूना 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर होता है 8 8 16, यानी 16 4 जा 64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 98 ग्राम आ जाएगा, ये 1 मोल में है। ठीक, 25 ग्राम में पूछा है आपसे। 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम में 1/98 मोल होंगे। ठीक है, तो 25 ग्राम में कितने होंगे? 25/98। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.255 इतने ग्राम। ठीक है, तो 0.255 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर कितना होता है? मोलों की संख्या इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है? 25 ग्राम, तो 25 मोलर मास मैंने निकाल लिया 98, तो 25/98 को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन एक कटायन है? कार्बोनेट, कार्बोनेट को CO3 माइनस, हाइड्रोक्साइड को OH माइनस, नाइट्रेट को NO3, नाइट्रेट है ना NO3 माइनस, अमोनियम को NH4 प्लस। तो कटायन पूछा यानी पॉजिटिव साइन किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो क्या कितने होते हैं? Na2CO3 10H2O, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो जल के कितने अणु हैं? 10। ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं, लेकिन इसके साथ 5H2O भी लगा होता है, यानी 5 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? तो अभी बताया मास अपॉन मोलर मास, मास, और ऑक्सीजन का पूछा, ऑक्सीजन का 8, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन कितने 2, तो 16 दूना 32, यानी 12/32। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 0.375। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो धावन सोडा किसे कहते हैं? वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा का मतलब है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी जो बताया था, इसमें 10 अणु होते हैं, Na2CO3.10H2O। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 ग्राम। नॉर्मली हम लोग 1 ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? 1.008 ग्राम। ठीक है, और आपसे कितने मोल में पूछा है? 0.6 मोल में। तो 0.6 मोल में कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1.008 ग्राम, यानी कि 0.6048। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 0.6 ग्राम। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम का कितना होता है? 11, 11 दूना 22, यानी 22 नहीं, इसका 23 होता है, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन, कार्बन का होता है 6, यानी 6 दूनी 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8, यानी 16, 16 गुणे 3, तो 3 2 सा 6, कैरी गया 2 2 सा 4, 1 मिनट, 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, प्लस 12 प्लस 16 3 सा 48, ऐड कर लीजिए, 8 2 10 6 16, कैरी गया 1 4 1 5 6 6 4 10, यानी 106 आपका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, अभिक्रिया को मंद कर देते हैं, अभिक्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। तो उत्प्रेरक जो होते हैं आपके, यानी कैटलिस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके रिएक्शन की रेट को बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके बी और सी दोनों सही है, लेकिन जाहिर सी बात है हम किसी भी चीज को धीमे करने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रिएक्शन धीरे हो रही है तो रिजल्ट हमें बहुत लेट में मिलेगा, जैसे लोहे पर जंग लगना बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है, लेकिन हमें कोई अच्छी चीज बनानी है, अगर वो प्रोसेस धीरे हो रही तो हम क्या चाहेंगे कि वो रिएक्शन हमारी तेज हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई कभी आए केस, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चूज कर सकते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन गलत होना चाहिए। ठीक है, काम तो इसका दोनों होता है, तीव्र और मंद करने के लिए। ठीक, ऑप्शन तो ये बी एंड सी दोनों सही हैं, बट अगर ऐसा केस आ जाए तो आप तीव्र करने वाली को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? N2, यानी 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28, इसका मोलर मास। ठीक है, 0.6 में पूछा है, तो 1 में इतना, तो 0.6 में कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये तो आप याद रखिए, 44U होता है। ठीक है, CO2 का आणविक द्रव्यमान याद देख लीजिए, CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये आपको याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा। एटॉमिक नंबर 6, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इसका दुगना, यानी 12। ऑक्सीजन का होता कितना है? 8 एटॉमिक नंबर, इसका दुगना करेंगे तो 16, 16 मल्टीप्लाई 2,
तो 12 प्लस 16 दूना 32 यानी 44 यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के लिए आपके पास पीटी और निकेल ये ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के लिए। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान अभी मैंने निकाला था 98, है ना। क्वेश्चन ये गायब है। किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पूछा है घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित कीजिए, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर भूरे नीले चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है, काला आस्तरण या कोटिंग होता है, काला हरा कोटिंग होता है, या लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग होता है। तो लाल भूरे चूर्ण का कोटिंग होता है। ठीक है, और वो जो परत चढ़ती है वो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है, Fe2O3 की होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ राइट है। और हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और आपका द्रव्यमान संख्या यानी ए Z प्लस n यानी न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इनसे न्यूमेरिकल आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या होती है, ये आपसे पूछा है। तो अभी आपने बताया था CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 44 ग्राम होता है। ठीक है, और इसने 44 ग्राम में CO2 के अणुओं की संख्या पूछी है। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इसके बराबर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो 44 में कितना हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई 44 यानी 1। नहीं, आंसर आ जाएगा आपका 6.022। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, 44 ग्राम में ही पूछा था ना, तो ये 44 ग्राम की तो वैल्यू है पूरी इतनी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, सही है। पर वे 10 से 10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं, ये भी सही है। 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तत्व के परमाणु के सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, गलत, यानी कि ये सही है। तो इसने पूछा था सही नहीं है, यानी यही सही है। ठीक है, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, बाकी सब आपके सही नहीं है, सॉरी सही है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, उस तत्व का नाम क्या होगा? 5, यानी कि 8 2 10, 10 5 15। 15 किसका होता है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तत्व X चतुर्योजक और तत्व Y द्वियोजक, इन 2 तत्वों से बना यौगिक होगा। तो इसकी वैलेंसी, X की वैलेंसी किस पे जाएगी? Y पे, और Y की किस पे आएगी? इस पे। X2Y4 है? नहीं है। कॉमन कुछ दिख रहा है 2, यानी 2XY2 बनेगा, यानी XY2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट 87 CH2CHO और इधर OH ग्रुप लगा, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, CH3CH प्लस O2 बना है। में कितने अलग उत्पाद संभव हैं?
ये आपसे पूछा। तो इस अभिक्रिया में आपका जो है एक ही उत्पाद बनता है। ये आपको जब तक रिएक्शन बेटा नहीं याद होगी तब तक आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में केवल एक ही उत्पाद बनेगा, ठीक है, एक ही उत्पाद बनता है। फिलहाल हमें तो 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 है, यह डैश के नियम के अनुसार है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, तो जब कहने का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी पाई जाए वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हम हर जगह 3:8 आएगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम है। जैसे कि वाटर 1:8 आएगा, ठीक। अब आपका जो 1:8 है, ये चाहे पानी आप बिल्कुल प्योर वाटर ले ले जाके, या कहीं गंदे नाले का पानी ले ले अनप्योर, ठीक, या समुद्र का पानी ले ले, हर जगह पे आपको वाटर का जो रेशियो है वो तो सेम मिलेगा, ठीक। यानी स्थिर अनुपात आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लॉ है, स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो डोबेनियर ने, न्यूलैंड ने, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। डोबेनियर, मेंडलीफ, मोजले, डोबेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। भाई मोजले जहां जहां होंगे सारे ऑप्शन कट जाएंगे, यानी एक ही ऑप्शन बचा सी। डोबेनियर ने सबसे पहले दिया, उसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, ऑक्टेट रूल, फिर मेंडलीफ ने दिया। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर ही आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा ये। डोबेनियर का ट्रेड रूल है, सॉरी, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है, और मोजले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। संतृप्त यानी कि आपके जो होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड आपके होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। संतृप्त और असंतृप्त, तो सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। एल्कीन और अल्काइन ये सब क्या अनसैचुरेटेड है, समस्थानिक तो अलग चीज ही है। सही मिलान कीजिए। जिंक धातु पीला, इनका कलर बताना है, ठीक है। तो जिंक धातु आपकी ग्रे कलर की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध जो है फुंकेट की जैसी होती है, और PbI2 का रंग पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है। ये बर्जेलियस ने बताया था, ठीक है। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। दोनों तत्व द्रव धातु हैं, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा हुआ है, दोनों के उच्च विषण दर है, दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। मेन समानता तो इसकी यही है कि ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा हुआ है, ठीक है, दोनों ही अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो मोजले का जुड़ा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कार्बन। ज्यादातर दिखता है ना, हर एक कंपाउंड में दिख जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, या उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, या किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है, तो ये तीनों ही सही है हमारे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ABCD, ठीक है। परमाणु का कोश बताता है कि ये किस कोश में है, ठीक है, ऑर्बिटल्स में है, बताता है 1s2
2s2 3s2, तो ये क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑर्बिटल में, ये सेकेंड ऑर्बिटल में, थर्ड ऑर्बिटल को बता रहा है। ठीक है, उपोषक को भी बता रहा है, एस पे है, पी में है, डी में, ये सब क्या है, उपोष है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करके बता रहा है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एस में कितने पाए जाते हैं, 2, पी में 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये शायद इसी का क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए, ये आपका ऑप्शन ही सही हो गया। नीचे दी गई परमाणु संख्या वाले तत्व में रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होगा, तो जो उस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे मैग्नीशियम का, वही उसके बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपको याद है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, बाप राशि, है ना, बाप राशि, तो ये बेरिलियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, सॉरी बेरियम, बाप राशि। ठीक है, तो बेटा मांगे, तो यहाँ पे 11 तो सोडियम का होता है, ये तो इस ग्रुप का है नहीं। 19 पोटेशियम का होता है, ये भी इस ग्रुप का है नहीं। 13 एल्युमिनियम का होता है, ये भी इस ग्रुप का नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा है जो इस ग्रुप का एलिमेंट है, बेरियम। ठीक है, 4 होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, समूह में एक्टिव कैसे होती है, तो ग्रुप 18 में। कीटोन पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के संबंध में अनुलंघ है, तो कीटोन नाम में क्या आ रहा है, ओन, तो ओन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो जो आपका प्रीफिक्स सफिक्स है वो क्या लगता है, ओन लगता है कीटोन में। परमाणु संख्या 57 तत्व है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, 57। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है, एल्युमिनियम 3+, सोडियम 3+, मैग्नीशियम 2+। अब देखिए, एल्युमिनियम का 13 होता है, यानी ये 10, 3 निकल गए ना, 11 होता है, 1 निकल गया, 10। मैग्नीशियम का भी 10, सभी विकल्प हैं। तो अब आपको बताना है 11, 12, 13, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है या कम होता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है इनकी क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा, सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमारी घटती है। क्यों घटती, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। क्यों बढ़ रही, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका एल्युमिनियम 3+ जो है सबसे छोटा हो जाएगा। है सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2+, 3+ सब में, बट न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, ये क्षारीय मृदा तत्व है, ये अक्रिय तत्व है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, लिथियम, सोडियम, इनके बाह्यतम कोश में सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, तो 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1। ठीक है, कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। एथाइन, एथीन, एथेन। सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड की लंबाई होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ने का मतलब है एथेन सबसे लास्ट में आना चाहिए, इसमें है, इसमें है एथीन,
एथाइन, एथाइन सबसे छोटा, एथीन, उसके बाद एथेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित यौगिकों में उसके ये हो चुका हमारा, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। परमाणु का आयतन सबसे कम होता है हीलियम का। डैश प्रकृति की विद्युत धनात्मक होती है, अधात्वीय, उपधात्वीय, अर्धधात्वीय, धात्वीय। तो धात्वीय प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाओं को अलग करती है, तो हैलोजन से धातुओं को, उपधातुओं से धातुओं को, अधातुओं से धातुओं को, या उपधातुओं से धातुओं को। तो अधातुओं से धातुओं को, आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल को सही से, उसमें जिग जैग ऐसे लाइन बनी हुई है, तो वही पूछ रहा है क्या चीज वो प्रदर्शित कर रही, तो अधातुओं को धातुओं से अलग करने को प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्बन का एक उपरूप नहीं है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, हीरा है, कोयला नहीं है, यानी यही ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा मिलान सही है, ब्यूटीन 4 कार्बन, ठीक है, इन है तो डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये सही है। प्रोटीन 3 कार्बन प्रोप के लिए, इन आया तो डबल बॉन्ड, ये भी सही है। पेंटीन, पेंटीन का 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एथीन के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये गलत है, ठीक। पेंटीन की अब वैलेंसी देख लो, 5 कार्बन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, 3 2 4, इसकी कितनी है, 1 2 3, इसकी 3 है, यानी ये गलत। कार्बन की 4 वैलेंसी होती, यहाँ आ जाइए, 3 1 4, ठीक है, 2 3 4 5, इसकी 5 हो गई, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। पहले नाम के अकॉर्डिंग देख लिया, ठीक था, बट वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो गलत निकल गई, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग और नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने के पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के सापेक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो अपनी ओर आकर्षित करने की प्रकृति को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, ठीक है। क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है, ठीक है, और सबसे कम फ्रांसियम की होती है। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है, तो आपका लेंथेनाइट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। डोबेराइनर ने आपके त्रिक नियम दिया था और इन्होंने कुछ ही तत्व पे इनका नियम फॉलो हो पाया था, तो कौन कौन से थे, लिथियम कैल्शियम क्लोरीन पे फॉलो हुआ था, सोडियम स्ट्रोंशियम ब्रोमीन पे फॉलो हुआ था, और पोटेशियम बेरिलियम आयोडीन पे फॉलो हुआ था। तो इस पे है, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम मैग्नीशियम, ठीक है, ये गलत है। हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन पे इन्होंने लागू नहीं हुआ था इनका, ठीक है। कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है, किस में रखा गया बताइए, आवृत पूछा है तो पहले आवृत में रखा गया, पहले आवृत और पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को, द्वितीय ग्रुप में हीलियम को, ठीक है। मेंडलीव का नियम बताता है तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवृत्ति फलन होते हैं। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, ठीक है। प्रत्येक आवृत्त के अंत में डैश संयोजी सेल डैश होता है, अर्ध भरा हुआ, एकल, अधिकृत, अपूर्ण, पूर्ण रूप से भरा हुआ। तो प्रत्येक आवृत्त के अंत में पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है,
अतः प्रत्येक आवृत्त के अंत में संयोजी सेल पूर्ण रूप से भरा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोश और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तो 18 वाले तत्व है ना, क्योंकि ना लेंगे ना देंगे तो हमें किसी से मतलब नहीं, इसलिए निष्क्रिय है ये। नीचे दिए गए आईयूपीएसी नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। एक कार्बन में OH लगा तो मेथेनॉल, ठीक। मैथाइल अल्कोहल, ठीक है। C2H5OH, 2 कार्बन, एथनॉल एथाइल अल्कोहल, ठीक है। C4H8। अब आप देख रहे होंगे 2 2 4 4 + 1, यहाँ पे C4H9OH होना चाहिए था, ठीक है। देखो एल्केन बनेगा C4H, 4 2 8 8 2 10, ठीक। एक OH जोड़ोगे तो एक H हट जाएगा इसमें से, यानी 9OH हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका ब्यूटाइल अल्कोहल का, ना कि C4H8OH, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर C इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है तो क्या बनेगा, क्या होगा? सोने को नरम करने के लिए, सोने को और पीला करने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को चमक देने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24, लेकिन आभूषण हम लोग 22 कैरेट तक के पहनते हैं, ठीक है। 24 कैरेट के नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि उससे हमारे रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अपक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण, प्लेटिनियम। तो ये सोना और प्लेटिनियम कहाँ वायु के साथ अपक्रिया करेंगे? तभी तो हम लोग पहने रहते हैं, अपक्रिया करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश से अपक्रिया करके साधारण नमक का विलयन बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किससे अपक्रिया करेगा? HCl से करेगा, तो HOH निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा, तभी तो नमक बनेगा। नंबर C, सोडियम धातु डैश में रखी जाती, केरोसिन में रखी जाती, ठीक है, वरना। और एक और बात, सोडियम जो मेटल है उसमें पानी अगर पड़ जाए तो क्या हो जाता है? आग लग जाती है, ठीक है, मॉइस्चर में। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वर्गाकार, वृत्त, सीधी रेखा, वृत्ताकार, तो वृत्त, पैराबोला बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की विधि को कहा जाता है? तो अयस्कों को गर्म करने की विधि को भंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है? तो जिंक जो है आपकी ठंडे और गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करेगी। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो पोटेशियम कर सकती है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7, 7 से कम तो एसिड, 7 से ज्यादा तो बेस, और 7 तो न्यूट्रल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, ये एसिड क्या करता है? लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? तो लाल होगा, ठीक है। क्विक लाइम यानी काला चूना, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो क्विक लाइम का CaO है, ठीक है। और ये बुझे हुए चूने का CaOH का होल टॉइस बुझा हुआ चूना है, और सोडियम लाइम CaO या क्विक लाइम। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम के ऊपर +1 का चार्ज, सल्फेट के ऊपर +2 का चार्ज, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र देख लीजिए, बना लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर +1, SO4 पे 2- तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे आएगा, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। जीवाश्म ईंधन चलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं।
हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है? तो गैलीनियम और सीजियम। मनुष्यों में डैश एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन का कार्य को सुगम बना देता है। तो इसका आंसर होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में होती है और मरकरी एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा को वॉशिंग सोडा बोलते हैं और Na2CO3.10H2O। जब ये ऑप्शन में नहीं होगा 10H2 तब आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, आयोडीन चमकदार होती है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र ये भी है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मेन ये होता है 10H2O के साथ। बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये किसका किसका मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है ये। अधातु तत्व डैश कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। तो ब्रोमीन, अभी बताया हमने। क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लेटमस को नीला परिवर्तित कर देते हैं, धातुओं और पाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 और लवण बनाते हैं। तो ये सही नहीं है ऑप्शन डी। ठीक है। बाकी तीनों सही हैं। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? किण्वन, परिष्कृत स्प्लिट, समजातीय श्रेणी या समावय। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। अभी ये PDF अभी डाली जाएगी तुरंत। ठीक है। आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।